नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, यानी कि 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत के तब तक जितने भी आपके धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, जिनको कि नवजागरण या पुनर्जागरण के अंदर भी माना जाता है, तो उन चीज़ों का अध्ययन हमने करना है, ठीक है? तो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, और इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे आप लोग, जल्दी से जल्दी सेशन को आप लोगों ने शेयर भी कर देना है और वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आप लोगों तक ये जो है, ये नोटिफ़िकेशन इसका जल्दी से जल्दी, जैसे ही क्लास लाइव होती है, वैसे ही आपको पहुँच जाया करे, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, आज की क्लास धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों पर आधारित है, ठीक है? कोई यदि हमारा लेक्चरर स्क्रीनिंग का बैच हमारा वैसे चल रहा है ऐप पर, कोई लेना चाहे, ठीक है? यदि आप इच्छुक हों, तो इस पर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। इसके अलावा अ, प्रिंटेबल नोट्स मिलते हैं, बाइलिंगुअल नोट्स हैं, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी जल्दी शुरू होगी, तो वो भी आपके लिए जो है लाने वाले हैं। और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट आपके लिए है कि हम बहुत ही जल्द यूट्यूब पर आपके लिए करंट अफेयर्स करवाने वाले हैं, ठीक है? तो इसके लिए करंट अफेयर्स, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछली बार जीएस वाला जो सेक्शन था, 35 में से करीब 6 या 7 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे गए थे, और जो आपका उत्तराखंड वाला पोर्शन था 30 नंबर का, तो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स भी 4-5 पूछे गए थे। तो इतना बड़ा जब चंक, किसी इतना बड़ा हिस्सा जब इसी चीज़ का हो, तो जो है करंट अफेयर को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और हमारे पास इतना समय है कि हम करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है? यदि पिछली बार की ही तरह 6 से 7 प्रश्न आपके करंट अफेयर के आते हैं इस बार, तो आप आराम से 5 से 6 सवाल कर सकते हैं। 1 आध सवाल ही शायद आपका गलत होगा, हो सकता है सारे के सारे भी आप कर पाएँ। तो अगर आप इस स्थिति में रहना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके लिए जो है एमसीक्यू क्लासेस के रूप में आपके लिए करंट अफेयर भी लाने वाले हैं, और करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल वाले भी, यानी कि जो जीएस में पूछा जाएगा वो भी, और जो उत्तराखंड का करंट अफेयर है वो भी हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, ठीक है? बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट मैं अभी से कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग तैयार रहें, करंट अफेयर्स भी अपने शेड्यूल में लेकर के आएँ, और फिर जो है हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? फिलहाल आज की क्लास जो है, आज हमने फिलहाल जो है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों पर करनी है। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा पहले से, लोगों ने जवाब भी दे दिया है, ठीक है? कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ठीक है? तो ये इस प्रश्न का उत्तर क्या है? निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ठीक है? ए विवेकानंद, बी राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर दयानंद सरस्वती। ठीक है? तो भारतीय जागृति का जनक कौन कहलाता है आपका? सही जवाब सबने दिया है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय, ठीक है? जब ये धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों की आप बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण नाम जो हमारे सामने आता है, वो राजा राम मोहन राय जी का है, क्योंकि इन्हें बहुत सारी संज्ञाओं से जो है नवाजा जाता है। बहुत सारे नाम, जो बहुत सारी उपाधियाँ इन्हें दी गई हैं, ठीक है ना? इसमें से एक है भारतीय जागृति का जनक, इसके अलावा भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, ये भी जो है इन्हें कहा जाता है। ठीक है? तो सारे तो मैं नहीं, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, ठीक है? एक पुल का काम किया, जिन्होंने भारत के अतीत में जो अच्छी चीज़ें थी, उसको लेकर के आए, और भविष्य की क्या रणनीति हो, तो इन दोनों के बीच सेतु भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इसके अलावा इन्हें कहा जाता है क्या? आधुनिक भारत का पिता भी कहलाते हैं, और प्रथम आधुनिक पुरुष भी इनको कहा जाता है, ठीक है? प्रथम आधुनिक पुरुष, इनके बहुत सारे नाम हैं। प्रथम आधुनिक पुरुष, ठीक है? या भारत में आधुनिकता का जनक भी आप इन्हें कह सकते हैं। प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, और इसके अलावा युग दूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो युग दूत भी इनको कहा जाता है, युग दूत, ठीक है? तो इतने सारे नाम जो है राजा राममोहन राय के, ठीक है? तो पुनर्जागरण का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, आधुनिकता भविष्य का बीच का सेतु, युगदूत, ये सारे नाम जो है राजा राममोहन राय के साथ लगते हैं, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण, जबकि बल्कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है राजा राममोहन राय है। बहुत बार
केवल उत्तराखंड ही नहीं, जितने भी आपकी जो है परीक्षाएँ होती हैं, उसमें जो है राजा राम मोहन राय के प्रश्न पूछे जाते हैं, जब भी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की बात की जाती है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन-सी थी? वैसे तो उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की थी, लेकिन इसमें से इन्होंने जो है पहली संस्था स्थापना की थी, वो कौन-सी संस्था थी जिसकी स्थापना इन्होंने सबसे पहले की थी? ठीक है, तो कौन-सी थी? ए ब्रह्म समाज, बी आत्मीय सभा, सी ब्रह्म सभा या डी तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, तो इन्होंने जो है सबसे पहले जिस सभा की स्थापना की थी, ठीक है, प्रथम संस्था आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, कई लोग ब्रह्म समाज भी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन ब्रह्म समाज इनके द्वारा स्थापित पहली संस्था नहीं थी। ठीक है, इनके द्वारा जो पहली संस्था थी वो थी इनकी आत्मीय सभा, और आत्मीय सभा की स्थापना होती है 1815 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी अपने युवा समर्थकों के साथ। ठीक है, यानी कि युवा अवस्था में अपने युवा समर्थकों के साथ राम मोहन राय जी ने क्या की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, पहली सभा थी जिसकी इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना आप लोग जानते हैं कि इन्होंने की थी, इन्होंने ही, राजा राम मोहन राय ने। तो आर आर एम, आर लिख लेते हैं, राजा राम मोहन राय। ठीक है, या फिर ट्रिपल आर भी कहा जा सकता है, आर आर आर, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने जो है की, मतलब इन्होंने की थी, लेकिन किस वर्ष की थी, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, तो किस वर्ष की थी? 28 तो है ही नहीं ऑप्शन में, चलो इसी को 28 बना लेते हैं। 1828, ठीक है, इसका उत्तर होना चाहिए, बी जो है इसका उत्तर होगा। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, और गलती से इसमें कोई सा भी ऑप्शन 28 नहीं है। तो 1828 ईस्वी को में इन्होंने, यानी कि 20 अगस्त 1828 ईस्वी, अगर हम बात करें, ये जो है इनकी एग्जैक्ट डेट है, इस समय इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और इस समाज ने जो मेन काम किए थे, मुख्य कार्य किए थे, इसमें से एक था मूर्ति पूजा का विरोध करना। ठीक है, और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश देना, यानी कि ब्रह्म समाज का जो सबसे बेसिक सिद्धांत था वो क्या था? एक देववाद भी उसको कहा जाता है। एक देववाद यानी कि एक ईश्वर की पूजा करना, बहुदेववाद का विरोध करना। ठीक है, कहीं ना कहीं जो थोड़ा कबीर और इत्यादि निर्गुण से थोड़ा बहुत मिलती जुलती फिलॉसफी है। ठीक है, तो इस तरह का जो है ब्रह्म समाज इनका था। ठीक है, यानी कि ईश्वर की एकता में विश्वास करना। ठीक है, और इस तरह से मूर्ति पूजा से एक तरह से अलग रहने का काम इन्होंने किया था। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे रीति-रिवाज और धार्मिक कर्मकांडों का विरोध, इस तरह की चीजें की थी। तो ब्रह्म समाज जो है बहुत महत्वपूर्ण 1828। ठीक है, डेट भी लिख लेते हैं आप, 20 अगस्त 1828 ईस्वी। ठीक है, पहले आत्मीय सभा 1815, 1828 में ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन, राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? ठीक है, राम मोहन राय को जो है राजा, दरअसल इनकी जो है एक उपाधि थी। ठीक है, उपाधियां उस समय पे दी जाती थी। ठीक है, ये राजा जो है उपाधियां दी जाती थी, जैसे एक नाम आप लोगों ने सुना होगा जिन्होंने हिंदी भाषा में बहुत काम किया है, अ, राजा शिव प्रसाद सितारा ए हिंद एक नाम है। इसके अलावा एक राजा लक्ष्मण सिंह है। ये सारे जो है नाम है। ठीक है, ये उपाधि राजा की मिलती थी। तो राम मोहन राय जी को ये उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने दी थी, या फिर सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने दी थी। ठीक है, तो राजा की उपाधि राम मोहन राय को किसने दी थी? ये जो है आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, तो इनको जो राजा की उपाधि दी थी, ये दरअसल दी थी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अकबर प्रथम तो आप लोग जानते हैं, जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जो कि अकबर मेनली फेमस भी माना जाता है, जहांगीर का पिता। ठीक है, और अकबर द्वितीय एक और हुआ है, मुगल शासक था। ठीक है, उस समय का, और उसने क्या दिया था? इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, और इन्होंने, मतलब अकबर द्वितीय ने, इसके अलावा एक और काम किया था, इनको राजा की उपाधि दी थी और दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इन्होंने भेजा था। किसने? अकबर द्वितीय ने। उस समय मुगल बादशाह थे, ठीक है, अकबर सेकंड। और इन्होंने दूत बना करके राम मोहन राय जी को 1830 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट विलियम फोर्थ, चतुर्थ के दरबार में इनको भेजा था। ठीक है, तो ये जो है चीज थी। इसमें इन्होंने पेंशन बढ़ाने और इस संबंधी बात की थी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य तो है ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, राजा राममोहन राय की समाधि है, राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ है? ठीक है, समाधि की बात हो रही है, कलकत्ता में, पटना में,
ब्रिस्टल इंग्लैंड में या फिर कनाडा में। तो राजा राम मोहन राय की समाधि जो है कहाँ पर है, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, हालांकि बहुत पहले पूछा गया था 2006 में। ठीक है, तो खैर, तो राजा राम मोहन राय की समाधि है कहाँ पे, कलकत्ता में है, पटना में है, ब्रिस्टल में है या फिर कनाडा में है। तो राम मोहन राय जी की जो समाधि है वो कहाँ पर है इस समय पे जो है, ये है आपकी ब्रिस्टल में है। कहाँ है, ब्रिस्टल में। ठीक है, ब्रिस्टल में है। ठीक है, हाँ, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी जो है मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हुई थी। 27 सितंबर 1833 ये जो है, इस दिन जो है राम मोहन राय जी की मृत्यु हुई थी। कहाँ, ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में। ठीक है, तो यही इनकी समाधि भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। तीन जो है इसमें संस्थाओं का नाम दिया गया है और जो है इसमें से बताना है आपको कि केशव चंद्र ने जो है किसकी स्थापना इसमें से, किन किन जगहों, किन किन चीजों की स्थापना इसमें से की है, किन किन संस्थाओं की स्थापना इसमें से की है। यानी कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो केशव चंद्र सेन भी जो है नवजागरण, जो पुनर्जागरण हुआ था, धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, इसके एक बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। तो इनका जो है संबंध किसकी, मतलब इनमें से इनकी कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, तो कौन कौन सी संस्थाएं जो है इन्होंने स्थापित की थी, तीनों की थी या कोई दो की थी, कौन कौन सी की थी। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका केवल दो और तीन। यानी कि एक इन्होंने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन की स्थापना की थी और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इन दो संस्थाओं की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, एक की स्थापना जो है इन्होंने नहीं की थी। ये जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना आपका, इसमें तीन नाम आते हैं आपके। एक तो ट्रिपल आर, राजा राम मोहन राय। ठीक है ना, इसके अलावा दूसरा नाम इसमें आता है आपका द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम। ठीक है, तो विलियम एडम का नाम आता है और द्वारकानाथ टैगोर का नाम आता है। इन तीन लोगों ने मिलकर के ये जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी थी इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये तीन है, विलियम एडम, विलियम एडम, विलियम एडम। ठीक है, ट्रिपल आर यानी कि राजा राम मोहन राय, एडम विलियम और द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, ये कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की बात हो रही है। बाकी केशव चंद्र सेन ने इन दो की स्थापना की थी। ठीक है, ये राष्ट्रवादी नेता थे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति इतिहास में हुए हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या फिर राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो कौन थे जो है भारतीय ब्रह्म समाज, ये जो आपने महत्वपूर्ण जो है देख लेना, ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने की थी, लेकिन जब इसके पीछे कोई और नाम जुड़ जाए, जैसे भारतीय ब्रह्म समाज, अगला क्वेश्चन है आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ये जो है अलग जो है इसमें हो जाता है फिर मामला। तो भारतीय ब्रह्म समाज की के संस्थापक कौन थे, यानी कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो जो भारतीय ब्रह्म समाज था आपका, इसकी जो स्थापना की थी, इसकी स्थापना की थी आपके केशव चंद्र सेन जी ने। किसने की थी, केशव चंद्र सेन जी ने। ठीक है, तो ब्रह्म समाज आप लोग याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने की थी। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो आदि ब्रह्म समाज है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना आपके किसने की थी, चलो इसके भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या पता आप किसी को आता होगा ये उत्तर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, अच्छा ये है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, आदि ब्रह्म समाज आपसे पूछा जा रहा है, इसकी स्थापना किसने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, केशव चंद्र सेन ने, राजा राम मोहन राय ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो जो आदि ब्रह्म समाज था ये, इसकी स्थापना किसने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, तो ये ब्रह्म समाजों का थोड़ा अलग अलग आप लोग याद जरूर रखिएगा। और ऐसा हुआ इसलिए, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ब्रह्म समाज स्थापित हुआ था उसकी स्थापना तो राम मोहन राय ने की थी, लेकिन जब राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों लोगों ने इनको ज्वाइन किया, यानी कि केशव चंद्र सेन ने भी। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन ने भी किया और देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी किया। ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा इतिहास में मिलता है कि इन दोनों के बीच कुछ मतभेद हो गया। ठीक है, कुछ मतभेद हो गया और इस वजह से
जो आपके केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने जो है एक अलग ब्रह्म समाज बनाया, ठीक है? तो इसको जो है भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। और जो आपका जो मूल ब्रह्म समाज था, यानी कि पुराना वाला ब्रह्म समाज था, उसको जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने चलाया और उसको इतिहास में अब आदि ब्रह्म समाज कहते हैं। ठीक है? ये कहानी है ब्रह्म समाज की, ठीक है? तो भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्म समाज आपका देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है? तो ये जो है इसमें मिलता है मामला। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? ठीक है, ब्रह्म समाज जो है आपका, उसका सिद्धांत जो है वो मूलभूत सिद्धांत क्या है? नास्तिकता है, अद्वैतवाद है, एक देववाद है या फिर बहुदेववाद है? ठीक है, तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत वैसे भी ऊपर आपको बताया था मैंने कि ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो वो जो है एक देववाद पर आधारित है। ठीक है, ये मूर्ति पूजा का विरोध करता है, अर्थात मूर्ति पूजा का विरोध आएगा तो इसका मतलब है कि जो बहुदेववाद है उसका जो है विरोध होगा। ठीक है, और इस वजह से एक देववाद की जो है उपासना होगी, मूर्ति पूजा का तो विरोध होगा ही होगा, और साथ ही साथ अवतारवाद का भी खंडन होगा। ठीक है, अवतारवाद की का भी खंडन होगा, यानी कि सार्वभौमिक ईश्वर की उपासना पर जो है बल दिया जाएगा। सार्वभौमिक ईश्वर यानी कि एक ईश्वर, ठीक है। और अगर मूर्ति पूजा का विरोध हो रहा है तो वो जो है निर्गुण ईश्वर जो है कहीं ना कहीं उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो एक देववाद जो है इसकी फिलॉसफी हो जाएगी। ठीक है, इसका सिद्धांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है आपने, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, ठीक है, यानी कि उत्तरार्ध क्या होता है 1850s के बाद। ठीक है, 19वीं सदी है 1800s, ठीक है, 19वीं सदी तो यही है। और 19वीं सदी के दो हिस्से हो जाएंगे, पूर्वार्ध हो जाएगा 1850 से पहले, उत्तरार्ध हो जाएगा 1850 के बाद। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी कि अब बाद के हिस्से में नव हिंदूवाद, नियो हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? ठीक है, नियो हिंदुज्म, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे या फिर राजा राम मोहन राय थे? ठीक है, तो हिंदू नववाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो हिंदू नववाद ये जो आया था, इसका जो उदय हुआ था, ये भी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों के तहत है। इसके अंतर्गत किया ये गया था कि जो हिंदू धर्म था उसकी आधुनिकता के अनुसार नई व्याख्या की गई। ठीक है, नई व्याख्या किस तरह से की गई थी उसमें, उसी को नव हिंदूवाद एक तरह से कहा जाता था। तो इसके जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो इसमें से आपको सबसे पॉपुलर नाम कौन लग रहा है अगर आप हिंदुज्म इससे रिलेटेड माने, हिंदूवाद से मानेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है नव हिंदूवाद का। ठीक है, नव हिंदूवाद में बहुत सारे नाम आते हैं जिसमें से ये भी एक है। स्वामी विवेकानंद तो सबसे प्रमुख हैं ही, इसके अलावा रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, इसके अलावा महर्षि जो है महर्षि अरविंद का नाम आता है, अरबिंदो इनका नाम आता है। इसके अलावा महात्मा गांधी का नाम इसमें आता है नव हिंदूवाद के प्रवर्तकों में, उसके व्याख्याकारों में। इसके अलावा तिलक का नाम भी आप थोड़ा बहुत इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये जो सारे लोग थे, इन्होंने हिंदू धर्म की नवीन व्याख्याएं पेश की थी। ठीक है, यानी कि जो उपनिषद है, वेद है, उसको आधुनिकता के अनुसार, नए समय के हिसाब से उसकी व्याख्या करते हुए उसको जो है इस अनुसार ढालना, तो उसको नव हिंदूवाद एक तरह से कहा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है ना। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में भाग लिया था। ठीक है, इसको जो है विश्व धर्म संसद भी कहा जाता है, विश्व धर्म सम्मेलन भी आप कह सकते हैं, विश्व धर्म संसद या सम्मेलन जो भी आप कहना चाहें। इसमें जो है स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। ठीक है, शिकागो में यह आयोजित हुआ था। तो कब हुआ था ये? 1872 में, 90 में, 93 में या 1901 ईस्वी में? तो ये सभी लोग जानते होंगे, मेरे विचार से बहुत कठिन आपके लिए नहीं होना चाहिए, उत्तर आ भी रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 1893 ईस्वी में जो है पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने ऐतिहासिक भाषण दिए थे। ठीक है, शायद 11 भाषण कुल मिलाकर के इन्होंने दिए थे, और इनका जो पहला ही भाषण था जिसमें इन्होंने संबोधन किया था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका करके, वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और जिस सभागार में ये सारा चीजें आयोजित हुई थी, आज भी वहां पर विवेकानंद के दिए हुए भाषणों को एकदम जो है कह सकते हैं कि उनके दीवारों पर लिखा गया है। और इसके अलावा उसमें जो है रोड्स इनके नाम पर हैं, बहुत सारी चीजें विवेकानंद की उसमें देखी जा सकती हैं। 1893 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी, और ये स्थापना किसने की थी?
ठीक है। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी, रामकृष्ण परमहंस ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी, ये साल भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी आप याद रखिएगा कि ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद जो कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ठीक है, उनके नाम पर ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन ये अभी भी चलता है, ठीक है। अभी भी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण जो है सामाजिक और इस प्रकार के काम करता है ये मिशन, ठीक है। ये संस्थान एक करता है काम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कथन है ये, और इस कथन आपको बताना है कि ये कथन जो है किसका है, ठीक है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपर्युक्त कथन किसका है, ठीक है। अब इसमें ना आपको थोड़ा-सा, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा हो, एग्ज़ैक्टली ये वाक्य नहीं भी पढ़ा हो तो भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे? एक रीज़निंग आपको लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देखिए ये प्रश्न, ये कहीं न कहीं ये जो वाक्य है, ये कहीं न कहीं हमें ये संकेत दे रहा है नास्तिकता की तरफ। अगर नास्तिकता की तरफ नहीं भी दे रहा तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि ये धर्म पर आधारित बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है? ये बहुत धार्मिक व्यक्ति का तो कथन नहीं ही लग रहा है ना? धार्मिक व्यक्ति का कथन तो नहीं ही लग रहा है। ऐसे भी कभी-कभी रीज़निंग लगा कर के तुक्के लगाए जा सकते हैं, या कम से कम ऑप्शंस एलिमिनेट किए जा सकते हैं कि ये स्वामी विवेकानंद का कथन तो नहीं हो सकता, ठीक है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती का भी नहीं है, ये रामकृष्ण परमहंस का भी नहीं है, ये दरअसल स्वामी ये जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का कथन है, जिनका जो है विधवा विवाह के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है? विधवा विवाह के लिए, ठीक है? पूरी तरह से नास्तिकता का तो नहीं दे रहा ये, ऐसा तो नहीं कह रहा कि ईश्वर नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ईश्वर के बारे में ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ, मैं धरती पर करता हूँ, ठीक है, काम। तो बहुत धार्मिक प्रकार का तो ये स्टेटमेंट नहीं लग रहा है, ठीक है? तो विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों का तो नहीं हो सकता है, ठीक है? महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये कथन है, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस तरह से, ठीक है? याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप ऐसा रीज़निंग लगा कर के भी कुछ प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है? हाँ, अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती जी ने क्या स्थापित किया है? कौन-सा समाज जो है स्थापित किया? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर बहुजन समाज? ठीक है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर बहुजन समाज। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये आसान प्रश्न है, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, और जितने भी लोग इसमें देख रहे हैं, वो जो है इसमें जो है उत्तर दे रहे होंगे, ठीक है? दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज, है कि नहीं है? आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित है, ठीक है? अभी भी आर्य समाज एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? बहुत सारे लोग आर्य समाज को मानते हैं, और इनका जो मेन फ़ोकस है, यानी कि आर्य समाज जिसका जो मूलभूत सिद्धांत मानता है, वो उनका जो वाक्य इन्होंने दिया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है? वेदों की ओर लौटो, इन्होंने कहा था कि जो हिंदू धर्म का मूलभूत जो चीज़ें हैं वो वेद में हैं, वेद अपने आप में पूर्ण हैं, और वेदों की श्रेष्ठता का जो है कहीं न कहीं इन्होंने पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया था, ठीक है? इस प्रयास में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इनका मानना था कि वेदों में जो है मूर्ति पूजा नहीं है, तो हिंदुओं को भी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें थी, ठीक है? तो ये जो है आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ, आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में जो है की थी, 1875 ईस्वी में, ठीक है? इसके अलावा और कोई तथ्य ध्यान आएगा तो बता दूँगा, ठीक है? वेदों की ओर लौटो तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है? हाँ, और ऐसा भी कह सकते हैं कि वेदों के पुनरुत्थान का जो है काम इन्होंने किया था, ठीक है? हुँ। इसके अलावा इन्होंने जो है पाखंड खंडनी पताका, इन्होंने कहा कि जो भी वेद से इतर है वो सब पाखंड है। यानी कि जो सच है वो केवल और केवल वेद में है। 1867 ईस्वी में इन्होंने ऐसा किया था। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने किया था। पाखंड खंडनी पताका जो है इन्होंने लहराई थी। पताका यानी झंडा होता है, तो ये जो है इन्होंने लहराई थी। ठीक है?
निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? ठीक है, शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। मैं आपको बता देता हूँ कि ये दरअसल ये शुद्धि आंदोलन था क्या? आप लोग जानते हैं कि मध्यकाल में बहुत सारे जो हिंदू थे, उन्होंने इस्लाम या फिर किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है? इस्लाम और ईसाईयत के धर्म को स्वीकार किया था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि जो है हिंदू धर्म में वापस लौटना, ठीक है? इसको जो है आजकल घर वापसी कहा जा रहा है, ठीक है? कि जो कन्वर्टेड लोग हैं, वो जो है दोबारा हिंदू धर्म स्वीकार करें, इस प्रकार का आंदोलन जो है चलाया गया था उस दौरान, ठीक है? तो किसने जो है ये शुद्धि आंदोलन चलाया था? किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, देव समाज ने या फिर प्रार्थना समाज ने, ठीक है? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? ठीक है, दे भी पा रहे हैं आप लोग जवाब, आर्य समाज, ठीक है? आर्य समाज ने जो है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है? आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। शुद्धि आंदोलन आपको समझा दिया मैंने, ठीक है? निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ठीक है, अब ये थोड़ा कठिन आपको लग रहा होगा कि ये इस वाक्य का मतलब क्या है? इन्होंने कुल मिलाकर के ये कहा, मतलब इसको आप दूसरे तरीके से इस वाक्य को ऐसे भी समझ सकते हैं कि विदेशी शासन चाहे कितना ही अच्छा हो, वो जो है स्वशासन के बराबर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है? विदेशी शासन चाहे कितना ही खराब हो, वो जो है स्वशासन यानी कि जो आपका स्वदेशी शासन यानी कि अपना शासन है, उससे अच्छा कभी नहीं हो सकता है। और जो अपना शासन है यानी कि जो स्व शासन है, वो कितना ही खराब हो, वो जो है विदेशी शासन से हमेशा बेहतर होता है। ये जो है मत था और ये मत किसका था? ठीक है, समझ गए आप इसको मैं अब क्या कहना चाह रहा हूँ कि चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन विदेशी शासन हमेशा खराब माना जाएगा और स्वशासन चाहे खराब हो, तब भी जो है उसको हम जो है स्वीकार करेंगे, ठीक है? ऐसा जो है मान्यता थी। तो ये जो है वाक्य जो है किसने कहा था? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ठीक है? लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी दयानंद ने कहा था या फिर टैगोर साहब ने कहा था, ठीक है? तो ये किसने कहा था? ये जो कथन था, ये स्वामी दयानंद का था। किसका था? स्वामी दयानंद का था। ये उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स में 2005 में कुछ पूछा गया प्रश्न है। कब का प्रश्न है? 2005 का प्रश्न है, ठीक है? तो अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ठीक है? हालाँकि ये प्री है, आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो अलग मामला होगा, लेकिन पीछे के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने तैयार किए हुए होंगे, तो कम से कम हमें ये समझ में आता है कि किस मैं टॉपिक के महत्व को बताने के लिए, ये टॉपिक फालतू नहीं है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूकेपीएससी ने पीछे यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है, ये बताने के लिए, ये जो है कभी-कभी कुछ प्रश्नों में मुझे याद रहता है, तो मैं रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है? तो ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है? तो ये स्वतंत्रता और लोकतंत्र के हिमायती थे, ठीक है? और इन्होंने कहा था कि स्वदेशी का महत्व है और इसके अलावा वही कथन कि बुरा से बुरा देशी राज्य जो है अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होगा हमेशा, ठीक है? इसके अलावा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की जो किताब है वो ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है? ये महत्वपूर्ण है, ठीक है? सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज से संबंधित महत्वपूर्ण किताब है, ठीक है? ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है? हाँ। अगला क्वेश्चन, अब ये 4 व्यक्ति आपके पास दिए गए हैं, इनको आपने काल के अनुसार लगाना है, कालक्रम के अनुसार आपको लगाना है, ठीक है? यानी कि जो पहले हुआ उसको पहले लगाना है, ठीक है? तो एक ये तो आसान मतलब कम से कम आपके लिए हो ही जाएगा, एक स्तर पर तो आसान है ही कि तुलसीदास जो है वो 16वीं सदी के व्यक्ति हैं, 16th सेंचुरी, ठीक है? तो 2 तो पहले नहीं ही हो सकता है, नंबर 1 पे तो हमेशा तुलसी को ही आना चाहिए, ठीक है? इसके बाद जो है अब आपके लिए काम बनता है कि अब जो है आपने काम करना है, ठीक है? इसके बाद जो आए हैं आप लोग जानते भी होंगे, आप किसने कब काम किया महत्वपूर्ण उसके आधार पर भी आप कर सकते हैं इसको। जैसे ये 16वीं सदी के हो गए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में, ठीक है? दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 ईस्वी में, ठीक है? और विवेकानंद जी जो आए थे, विवेकानंद जी जो मतलब हाइलाइट में या फिर लाइमलाइट में 1893 इसके आसपास आए थे,
ठीक है। तो इसी आधार पर जो है आप इसका कालक्रम तय कर सकते हैं कि 1 आएगा तुलसीदास, 2 आएगा राजा राम मोहन राय, फिर आएगा आपका दयानंद सरस्वती और फिर आएगा ये। तो 1 2 4 3 जो है सही उत्तर होना चाहिए, बी जो है इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1863 में शायद स्वामी विवेकानंद जी पैदा हुए, तब से मैं यही याद करने की कोशिश कर रहा था। 1863 ईस्वी। ठीक है, थोड़ा कंफर्म कर लेना आप लोग। 1863 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद जी, 12 जनवरी 1863। ठीक है, ये जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। ठीक है, बाकी मतलब डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, उससे भी आप कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? और ये समाज बड़े महत्वपूर्ण है भाई, ये सारे के सारे आप लोग याद रख लेना कि किसने की स्थापना की थी, कहाँ का व्यक्ति था, वो जो है तैयार आपने करना है। मेन काम क्या क्या था इनका। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी, एम जी चंद्राकर ने की थी, या फिर एम जी रानाडे ने की थी। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, किसने की थी? ठीक है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसने की थी? तो ये जो है की थी आपका आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग जी ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में की थी। ठीक है। हाँ। इसके बाद रानाडे जो है इससे जुड़े प्रार्थना समाज से 1869 ईस्वी में। ठीक है। हाँ। और इसके जो है फिर संचालक मुख्य रूप से बने। ठीक है। इसका भी जो मुख्य उद्देश्य था, इन सारे जितने भी समाज हुए हैं उनमें से अधिकांश का जो जनरली रहा है, जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की एक तो बाल विवाह उस समय की बड़ी समस्या थी, तो उसका वो कर लेना। ठीक है। इसके अलावा स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विधवा विवाह को समर्थन देना, ये सारी चीजें सामाजिक सुधार आंदोलन एक तरह से इन्होंने किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक। ठीक है। अगेन ये समाज है, इनको थोड़ा आप लोग याद रखना है सभी के सभी आप लोगों ने। तो वल्लभ भाई पटेल थे, दादा भाई नौरोजी थे, शिव नारायण अग्निहोत्री थे, या फिर रामकृष्ण परमहंस थे। तो देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज। ठीक है। तो देव समाज के संस्थापक कौन थे इसमें से? ये आप आराम से कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप लोग कर भी पा रहे होंगे। ठीक है। ऑप्शन सी जो लोग दे रहे हैं वो ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल का तो सवाल ही नहीं उठता, उस समय के धार्मिक सामाजिक एक राजनीतिक व्यक्ति थे, कांग्रेस के व्यक्ति थे, ये आप जानते हैं। दादा भाई नौरोजी भी, इनका भी जिक्र कल आ चुका है। ठीक है। हाँ। इसके अलावा रामकृष्ण परमहंस का भी आ ही चुका है, और शिव नारायण अग्निहोत्री जो है देव समाज के क्या थे? संस्थापक थे। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ठीक है। 1887 ईस्वी में इन्होंने लाहौर में इसकी स्थापना की थी। 1887 में। साल याद रहे ना रहे, कम से कम संस्थापक और ये संस्थाएं जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। और एक टॉपिक ये इस तरह से है कि आपको एक दिन में अगर आप इतिहास का मतलब एक 1.5 घंटा अगर आप दे पा रहे होंगे, 1.5 घंटा तो जीएस को देना ही चाहिए आपको, 1.5 घंटा भी अगर आप दे पा रहे होंगे तो आराम से एक दिन में एक टॉपिक किया जा सकता है। ठीक है। और 20 दिन के अंदर आप पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में। तो वो तो है ही मामला। तो ऐसे आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है। पढ़ने से जो है चूकना नहीं है, उसमें जो है ना तो आपको आलस्य करना है, ना तो आपको जो है लो इन कॉन्फिडेंस फील करना है। ठीक है। आपको एकदम आत्मविश्वास के साथ पढ़ना है। ठीक है। और अगर आप निरंतरता के साथ पढ़ेंगे, देखिए सबसे बड़ा जो चीज होती है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जो चीज है ना, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, आप इस चीज को कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। सबसे ताकतवर चीज अगर कोई चीज है तो वो कंसिस्टेंसी है, निरंतरता है। ठीक है। अगर निरंतरता हो जाती है, आप सोच करके देखिए कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 50 तथ्य याद करता है या 50 पॉइंट याद कर लेता है एक दिन में, 50 कह रहा हूं मैं, और एक दिन में 50 आपको बहुत कम लग रहे होंगे कि शायद ही यहां से कभी प्रश्न बने, लेकिन अगर आप अंततः जाकर के देखोगे, एक महीने 30 दिन अगर लगातार उसने कर दिया, तो 5 दिया 15। ठीक है। तो 1500 तथ्य जो है उसको तैयार हो जाएंगे एक महीने के अंदर। और सोच करके देखिए उन 1500 में से कम 4-5 तो आ ही सकते हैं, 4 से 5 आ ही जाते हैं। ठीक है। इतने ही में जो है पेपर बनता है। और 3 महीने के अंदर आप देखेंगे तो 4500, 4,500-5,000 क्वेश्चन जो है 3 महीने के अंदर कर लेगा, उसी में से तो आएगा क्वेश्चन पेपर। तो यही जो है आपकी जो है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी होती है, निरंतरता में बहुत शक्ति होती है। सबसे ज्यादा शक्ति किसमें होती है? निरंतरता में होती है। ठीक है।
तो निरंतरता के साथ आप लोगों ने जो है अध्ययन करना है। इसी निरंतरता के साथ जो है रोज आपके लिए क्लास लेकर के आ रहे हैं। कभी एक आध दिन जो है नहीं हो पाती है क्लास, लेकिन जो है कोशिश जो है रोज होती है कि जो है आपके लिए टॉपिक लेकर के आते रहे हम, ठीक है। इसी के लिए प्रैक्टिस जो है की जा रही है। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज, अगेन ये जो है समाज, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, और ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इसका जो संस्थापक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले साहब ने की थी, ठीक है। 1873 ईस्वी में की थी, 1873 ईस्वी में की थी, ठीक है। और इसका जो है इन्होंने जो है जो किताब लिखी है, ज्योतिबा फुले की किताब का नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी, ये किताब का नाम आप भूलिएगा मत। हाँ, इससे संबंधित महत्वपूर्ण किताबें हैं, ठीक है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश है, तो इसमें जो है इसमें इन्होंने की थी, ठीक है। और ये जनरली ये जो सत्यशोधक समाज था, ये जो है पिछड़ी जातियों को एक प्रकार का जो है सम्मान देने के लिए एक प्रकार का था, कह सकते हैं। जाति व्यवस्था का विरोध जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है इस समाज का उद्देश्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका प्रमुख कार्यक्रम था? अगेन वही सारा जो है वही क्वेश्चन जो है घूम करके आ गया। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज का, सत्यशोधक समाज का, आर्य समाज का, या फिर रामकृष्ण मिशन का? तो पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? अभी हमने चर्चा की, बी आप लोग जवाब दे रहे हैं तो ठीक दे रहे हैं, ठीक है। सत्यशोधक समाज जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्या होगा? सत्यशोधक समाज। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? ठीक है, ये उपाधियां भी आपको थोड़ा सा जो है तैयार करनी पड़ेंगी कि किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था, ठीक है। तो लोक हितवादी जो है कहा जाता था, किसको कहा जाता था? महाराष्ट्र के ये समाज सुधारक थे, ठीक है। एमजी रानाडे को, गोपाल कृष्ण गोखले को, पंडिता रामाबाई को, या फिर गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है डी, डी, बी नहीं, डी, गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी कहा जाता था, ठीक है, लोक हितवादी कहा जाता था। ये जो है दरअसल न्यायाधीश थे, और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती है उसमें एक सदस्य के रूप में भी थे, ठीक है। और ये जो है समाज सुधारक थे और बौद्धिक चिंतक तो थे ही, ठीक है। तो ये जो है इनका जो है परिचय है, इनको लोक हितवादी कहा जाता है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? पारसी नाम जो है आएगा जैसे ही आप लोगों ने जो है पारसियों से संबंधित जो समाज सुधार का काम किया था, वो किसने किया था? सर जमशेद जी ने, सर रुस्तम बहराम जी ने, नवलजी टाटा ने, या फिर बहराम जी एम मालाबारी ने, ठीक है। तो 19वीं सदी के महानतम जो पारसी समाज सुधारक थे वो थे आपके कौन? वो थे आपके बहराम जी मालाबारी। कौन थे? बहराम जी मालाबारी, ठीक है। जरूर याद रखिएगा, पारसियों से संबंधित कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए तो जो है समाज सुधारक की दृष्टि से मालाबारी साहब का नाम आप लोगों ने तैयार रख लेना है। किसका? बहराम जी एम मालाबारी, ठीक है। 19वीं सदी के पारसी समाज सुधारक थे। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, मालाबारी साहब का, वो है एक एक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा 1891 का। इसको कहा जाता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है, सम्मति आयु अधिनियम। एज ऑफ कंसेंट, CONCENT, आई होप कंसेंट मैंने ठीक लिखा होगा, इसको नहीं आता होगा, कंसेंट ठीक होगा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग कंसेंट कंसेंट की देख लेना। सम्मति आयु अधिनियम, हिंदी की वर्तनी चेक करने की जरूरत नहीं है, इस पर मैं श्योर हूं कि ये जो है मैंने ठीक लिखा है, ठीक है। कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, सम्मति आयु अधिनियम, ठीक है। अब ये है क्या? कंसेंट आप लोग समझते होंगे कि ये दरअसल बाल विवाह से संबंधित था। अधिनियम जो पारित हुआ था, बाल विवाह, ये जो है इन्होंने पारित करवाया था ब्रिटिश सरकार से बाल विवाह के विरोध में, ठीक है। 1891 ईस्वी में कराया था। और इसका जो मेन वो था काम था कि कंसेंट यानी कि कौन सी उम्र है वो
जब जो है जो व्यक्ति है या फिर जो कह सकते हैं जो युवक-युवती है, वो कब जो है अपने विवाह के लिए कंसेंट दे सकती है, ठीक है? यानी कि मिनिमम ऐज जो है क्या होनी चाहिए और इस ऐज के इसके तहत मैं बता सकता हूँ उस समय जो निर्धारित किया गया था, वो जो है जो फीमेल थी, फीमेल यानी कि लड़कियों के लिए 14 इयर्स 14 इयर्स की गई थी, ठीक है? और जो मेल थे यानी कि जो लड़के थे उनके लिए 18 इयर्स की गई थी, ठीक है? ध्यान रखिएगा ये 1891 की बात है, ठीक है? तो जिस समय पे 8-9 वर्ष की उम्र में शादियाँ हो रही थी, उस समय इन्होंने ये पारित करवा दिया, वो भी उस समय की बड़ी बात थी। आज तो ये जो है कह सकते हैं आप जो है 21 वर्ष जो है की गई है, 21 और 18 जो है ये शायद है, ठीक है? लेकिन उस समय जो है ये था, ऐज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है मालाबारी, ठीक है? बहराम जी एंड मालाबारी का योगदान है, ठीक है? ये मैंने आपको तैयार करा दिया, पूछ लिया जाएगा, आ जाएगा, तो आप लोगों ने करना है, इससे चूकना नहीं है आपको, ठीक है? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? महाराष्ट्र में, ठीक है? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए विधवा पुनर्विवाह के लिए, ठीक है? और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप ये क्लास लेकर के बैठें, तो कभी भी आप जो है केवल मोबाइल लेकर के ना बैठें। ये जो है कोई एक आम वीडियो नहीं है, ठीक है? आपके मनोरंजन का वीडियो नहीं है, केवल आपने उत्तर दे दिया। अगर आप पेन लेकर के बैठेंगे, कॉपी पेन, कागज़ पेन लेकर के बैठेंगे, तो जो है आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है? फिर बाद में उसको रीस्ट्रक्चर करिए और जहाँ से आप पढ़ते हैं उसको हाइलाइट आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने, बीएम मालाबारी ने, गोपाल हरि देशमुख ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है? तो महाराष्ट्र में कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है? तो महाराष्ट्र में किसने किया था इसका जो है नेतृत्व? तो महाराष्ट्र में किसने किया था? इसका सही उत्तर है ए, विष्णु परशुराम पंडित ने, ठीक है? बहुत प्रसिद्ध नाम नहीं है, आई होप जिन्होंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ होगा, डीपली नहीं पढ़ा हुआ होगा, ठीक है? इन्हीं का नाम विष्णु शास्त्री है, ठीक है? विष्णु शास्त्री के नाम से भी पूछा जा सकता है, विष्णु शास्त्री। विष्णु शास्त्री भी इनका नाम है। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने जो है नेतृत्व किया था आंदोलन का, अभियान का, ठीक है? हाँ, इन्होंने जो है एक एसोसिएशन बनाई थी, विडो रीमैरेज एसोसिएशन, ठीक है? विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, ठीक है? तो लिख लेते हैं विडो रीमैरेज एसोसिएशन, ठीक है? इसकी जो है इसकी इन्होंने स्थापना की थी 1850 ईस्वी में, ठीक है? तो ये जो है आप याद रखेंगे, कर पाएँगे तो अच्छा है, वरना विष्णु शास्त्री ज़रूर आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के यानी कि नेता, ठीक है? विडो रीमैरेज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन के संस्थापक। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ठीक है? प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह का कह सकते हैं जो पूरे भारत में सबसे बड़ा नेता था विधवा पुनर्विवाह का, वो कौन था? क्लास के शुरू में ही आपको जो है संकेत बता दिया था मैंने, वैसे बता दिया था कि विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में काम करने का जो है, जो श्रेय दिया जाता है कानूनी रूप से वैध बनाने का, ठीक है? वो किसको दिया जाता है? एनी बेसेंट को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, महादेव गोविंद रानाडे को या फिर राजा राम मोहन राय को, ठीक है? तो ये जो है श्रेय दिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, ठीक है? क्लास 8th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्लास 8th में जो है 8th की एनसीईआरटी में ये सब है। मतलब 11th-12th में भी है, निश्चित रूप से है, वहाँ तो गहराई में है, लेकिन 8th में भी जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है योगदान है ही उसमें, ठीक है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1872 में अरे भाई थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना? हुँ, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट इसको पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, केशव चंद्र सेन ने या फिर श्याम चंद्र दास ने? तो इसका जो सही उत्तर है, नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है जिन्होंने निभाई थी, इसका सही उत्तर है आपका केशव चंद्र सेन ने, ठीक है? किसने? केशव चंद्र सेन ने जो है निभाई थी, ठीक है? और इस एक्ट में वही है 14 साल जो है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 18 वर्ष जो है, और इसे ही जो है ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म विवाह अधिनियम,
अधिनियम यानी एक्ट है ना। तो ब्रह्म मैरिज अधिनियम यानी कि एक्ट जो है इसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से संबंधित थे ही, तो यहां से जो है ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पूरा एक वाक्य है, यानी कि तथ्य है, इस 2-3 वाक्यों का एक मतलब पैराग्राफ टाइप का है। इसमें कुछ तथ्य दिए हुए हैं, इसके आधार पर आपको बताना है कि ये किसके बारे में है, ठीक है। 1853 में जन्मे हैं, ठीक है। पश्चिमी भारत के पारसी थे, ठीक है, पारसी थे। इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक रहे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे, ठीक है। और ये आपको बताया है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। सम्मति आयु अधिनियम जो था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी का, जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा की भी, तो इसके जो है इसके प्रमुख संघर्षकर्ता थे, ठीक है। तो किसके बारे में है ये? दादा भाई नौरोजी के बारे में, मालाबारी के बारे में, वाडिया के बारे में, या फिर नौरोजी फरदौन के बारे में। तो ये जो है उत्तर आप दे भी पा रहे हैं जिन्होंने उस समय जो है ध्यान दिया होगा। बी मालाबारी, ठीक है, बी एम मालाबारी, ठीक है, ऊपर उनके बारे में बात की भी हमने, ठीक है। तो इसके अलावा मतलब आप यहाँ से आपको 2 तथ्य और मिल जाते हैं, इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया, ये 2 जो है इन्होंने पत्र चलाए थे, इसके जो है ये संपादक थे, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? और ये महत्वपूर्ण है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की ने, राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है की थी, तो किसने की थी जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना? तो इसकी जो स्थापना की थी, वो की थी एक रशियन ये महिला थी, मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की ने जो है इसकी स्थापना की थी। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। तो कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावेट्स्की ये दोनों जो है भारत आए थे, और इन्होंने यहाँ जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो है एक और महत्वपूर्ण नाम जुड़ता है। 1889 ईस्वी में, यानी कि 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट जो है इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी, ठीक है। और एनी बेसेंट ने जो है सफलता में, जिस इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता में सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका है? तो वो एनी बेसेंट का है। किसका है? एनी बेसेंट का है, क्योंकि ये भारत आई 1893 में शायद ये भारत आई, हाँ, 1893 में भारत आई एनी बेसेंट। और यहाँ पर फिर इन्होंने क्या किया? इस जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार किया। दरअसल ये जो है ये सोसाइटी करती क्या थी? इनकी मान्यता थी कि जो भारत का हिंदू धर्म है वो दुनिया का सबसे गूढ़ और सबसे यानी महान धर्म है। तो उसका जो है कहीं न कहीं प्रचार इन्होंने किया, और इसका जो है मुख्य जो यानी उद्देश्य था वो क्या था? भारतीयों में भारतीयों में आत्मविश्वास जगाना। भारतीयों में आत्मविश्वास जगाना, ठीक है? ये जो है इनका काम था, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य काम था। एनी बेसेंट आप लोग याद रखिएगा, इससे संबंधित थी, लेकिन इसकी स्थापना दरअसल ब्लावेत्स्की ने की थी, ठीक है ना? हाँ। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, यानी कि आपको वर्ष भी बताना है और आपको जो है संस्थापक भी बताना है, ठीक है। 1858 में रानाडे ने की थी, 1870 में रानाडे ने, 1870 में पंडिता रमाबाई रानाडे ने, या फिर 1870 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और एक और जिसमें से ई ऑप्शन है, ई आप जो है इग्नोर भी कर सकते हैं, ई इसका जवाब नहीं है, इसी में जो है इसका जवाब निहित है, ठीक है। तो जो पूना सार्वजनिक सभा थी, उसकी जो स्थापना की थी, वो किसने की थी? तो वो की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। और कब की थी? तो 1870 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1870 ईस्वी में जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। हाँ, और इसमें जो है अन्य सदस्य भी शामिल हुए, जिसमें से बाल गंगाधर तिलक एक महत्वपूर्ण है, इसके अलावा गोपाल हरि देशमुख इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जो है आपको याद रखना है। महादेव गोविंद रानडे से रिलेटेड कौन है? पूना सार्वजनिक सभा है, ठीक है। तो संस्थापक जरूर आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा वर्ष भी याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन संस्थापक आप किसी भी कीमत पर नहीं बोलेंगे, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर लाला लाजपत राय ने, ठीक है। तो ये जो है ये किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है।
तो इसकी जो स्थापना की थी, इसको जो है भारत सेवक समाज भी कहा जाता है, ठीक है? भारत सेवक समाज भी कहा जाता है। हिंदी में कहेंगे तो भारत सेवक समाज, इस नाम से भी आ सकता है, ठीक है? भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी जो है स्थापना की थी। और इसके अलावा जो गोखले साहब हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, अब इनका नाम आ ही गया है तो यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ें। गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। किसके? गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। और इसकी जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, ये 1905 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना? हाँ, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो श्री नारायण गुरु, मुकुंदराव पाटिल, भीमराव अंबेडकर या फिर B.R. शिंदे। तो बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज, तुक्के मत लगाओ, भीमराव अंबेडकर। बहुजन समाज, भीमराव अंबेडकर नहीं है भाई, मुकुंदराव पाटिल, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मुकुंदराव पाटिल। ठीक है, बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल। और एक और नाम जो है इस समाज से जुड़ता है, एक तो मुकुंदराव पाटिल हो गए, इसके अलावा शंकर राव जाधव। ठीक है, शंकर राव जाधव, ये दो नाम इसमें आपको याद रखना है, शंकर राव जाधव। ठीक है, इन दोनों ने जो है बहुजन समाज की स्थापना की थी। ये ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रभावित थे। ठीक है ना, ज्योतिबा फुले ने भी इस क्षेत्र में बहुत काम किया। और ये जो है दरअसल एक प्रकार का ब्राह्मण विरोधी, यानी ब्राह्मणवाद विरोधी और उससे भी बढ़कर के कांग्रेस विरोधी आंदोलन था बहुजन समाज। ठीक है, आंदोलन यही नहीं, संस्था थी। ठीक है, तो इस दिशा में ये लोग काम करते थे। ठीक है, आप लोग जानते हैं इनके जो केंद्र में रहा होगा बहुजन समाज है, तो इसका मतलब इनके केंद्र में दलित, पिछड़े और आदिवासी रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं, ठीक है, अनटचेबिलिटी को सहन करते हैं, तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये किसने कहा था? यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं, तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये जो वाक्य है, ये किसने कहा था? ठीक है, ये महत्वपूर्ण वाक्य है। तो ये किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने, तिलक साहब ने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था, या फिर महात्मा गांधी ने कहा था? ठीक है, तो ये जो अस्पृश्यता को सहन करते हैं, ये जो मतलब जो अगर भगवान करते हैं, ये जो वाक्य है, ये किसने कहा था? तो इसका भी उत्तर बाल गंगाधर तिलक है भाई, उत्तर बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक इसका उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नारी आंदोलन जो है किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ? ठीक है, यानी कि नारी आंदोलन जो था, उसका जो सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत था, वो कौन था? ठीक है, इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं कि भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से शुरू होता है? ठीक है, पद्माबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या फिर ज्योतिबा फुले? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है, ऊपर आपको जो बताए गए तथ्य हैं, उसी के आधार पर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर है नारी आंदोलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम, यानी स्त्री शिक्षा की दुनिया में स्त्री शिक्षा के लिए काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले। ठीक है, इसके आधार पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो वर्तमान दलित विमर्श है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वर्तमान दलित विमर्श है। ठीक है, उसमें कुछ कुछ नाम जो है बड़े महत्वपूर्ण है। फुले, ज्योतिबा फुले, पेरियार, ठीक है, इनका भी महत्वपूर्ण नाम है। और अंबेडकर साहब का तो है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये तीन नाम तो हैं ही महत्वपूर्ण दलित विमर्श से संबंधित। ठीक है, फुले का जो है, ज्योतिबा फुले जी का, इनका जो है नाम नारी आंदोलन से भी महत्वपूर्ण है। तो नारी आंदोलन जो है का प्रेरणा स्रोत दिए गए कथनों के आधार, इनके आधार पर कह रहे हैं, तो ज्योतिबा फुले जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये थे भाई आज के हमारे सारे के सारे प्रश्न। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे आज के क्वेश्चन, आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आपने लाइक करना है। और इसके अलावा चैनल को यदि आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आजकल आप लोग कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो है सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी लगेगा कि अब जो है हमारी रीच ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है, तो हम और भी उत्साह के साथ और भी
जो है उमंग के साथ जो है आप लोगों के बीच इस तरह के क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे और नए-नए आइडियाज़ आते हैं। जब आदमी मोटिवेटेड रहता है, तो नए आइडियाज़ आते हैं। तो हमारे भी दिमाग में आता रहेगा कि क्या हम नया कर सकते हैं आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए। तो उसके लिए भी जो है आप लोगों को हमें मोटिवेट करना है। केवल और केवल सब्सक्राइब का जो काला-सा बटन है, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है? इतना कर देंगे तो जो है बहुत-बहुत धन्यवाद होगा आपका। ठीक है? इतना आप लोगों को केवल और केवल करना है। ठीक है? और कल का जो मैं आपको बता देता हूँ, कल जो है हमने क्या पढ़ना है, ठीक है? तो हम कल पढ़ेंगे आपका दिए गए इसमें चलिए एक काम करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ लेते हैं और राजनीतिक संस्थाएँ पढ़ लेते हैं, ठीक है? यानी कि कांग्रेस से पहले जितनी भी राजनीतिक संस्थाएँ, ठीक है? यानी कुल मिलाकर के कल का जो टॉपिक है, टुमारो टॉपिक, जितनी भी पॉलिटिकल संस्थाएँ हुई हैं, राजनीतिक संस्थाएँ, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण तो कांग्रेस है। तो कांग्रेस की स्थापना ये सारी चीज़ें जो भी हैं, कांग्रेस का नरम दल, गरम दल, कैसे फिर विभाजन हुआ, कैसे स्थापना हुई, क्या-क्या जो है फिलॉसफी थी, कांग्रेस क्या-क्या करती थी। तो ये जो है राजनीतिक संस्थाएँ और केवल कांग्रेस नहीं है इसमें, इससे भी पहले भी कुछ राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई थी, तो उनको हमने पढ़ना है। राजनीतिक संस्थाएँ एवं कांग्रेस, ये जो है आपका कल का टॉपिक हो गया, ठीक है? तो यहाँ से जो है अब हम पढ़ेंगे आगे कल का टॉपिक, ठीक है? इसके अलावा कुछ छोटे-मोटे टॉपिक, छोटे-मोटे तो नहीं लेकिन कह सकते हैं कि 2-3 टॉपिक का एक संग्रह हम बना सकते हैं। जैसे जो आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रसार कैसे होता है, वो वाला एक टॉपिक रह गया। इसके अलावा प्रेस, भारत में प्रेस कैसे आई, ये चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हम कर ही लेंगे और इसके अलावा ये चीज़ें तो है ही। ठीक है? तो कल का टॉपिक फिलहाल आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, राजनीतिक संस्था एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है? इतना जो है कल आपको टॉपिक में पढ़ना है इतिहास में, जीएस में। ठीक है? और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है? जुड़े रहने के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और तैयारी अपनी बेहतर तरीके से करते रहिए, रूटीन के साथ। ठीक है? धन्यवाद।